हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं अवर एनवायरनमेंट और इसका चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। आज पहला लेक्चर है ये और आज हम डील करेंगे किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और कितने टाइप्स की होती है, ये चीज़ें हम देखेंगे। बाद में फिर हम नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड आपने सुना होगा नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और वेजिटेशन का मतलब होता है जो पेड़ पौधे जो होते हैं, जितने भी प्लांट कम्युनिटी होती है वो सब किसका पार्ट होता है, वेजिटेशन का पार्ट होता है। तो जब भी आप वर्ड वेजिटेशन सुनो तो समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें चाहे ट्री हो, चाहे ग्रास हो, चाहे श्रब्स हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वेजिटेशन में आती है। नेचुरल मतलब ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो करे, हमारा उसमें कोई रोल नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। मतलब नेचुरल वेजिटेशन में क्या आती है, ऐसी प्लांट कम्युनिटी आती है जो बिना ह्यूमन की सहायता के, एड का मतलब क्या होता है, सहायता के ग्रो करती है नेचुरली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं उगाते मगर नेचर ऑटोमेटिकली उनको क्या करता है, ग्रो करता है और ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जब भी हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ आती हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और श्रब्स या बुशेस। फॉरेस्ट आते हैं, फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेनफॉल वाले एरिया में क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स बहुत कम रेनफॉल होती है, मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होती है उस वाले रीजन में पाए जाते हैं श्रब्स या बुशेस। ठीक है, ये फॉरेस्ट हैं गहने, मतलब घने फॉरेस्ट वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर मतलब बरसात बहुत ज़्यादा हो, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो। अब आपको सीधी सीधी बात पता है कि जब बरसात बहुत ज़्यादा होगी, पानी बहुत ज़्यादा होगा, तो उस एरिया में फॉरेस्ट अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, जल्दी डेवलप करेंगे। और जहाँ पर रेनफॉल कम है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स। ये ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान जिनको बोलते हैं। और जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, जैसे डेजर्ट वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर श्रब्स और ये बुशेस पाई जाती हैं, झाड़ियाँ टाइप के पेड़ और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेचुरल वेजिटेशन कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन। मतलब जैसे जैसे लैंड की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो वेजिटेशन है उसका करेक्टर क्या होता जाएगा, चेंज। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे। अब आपको पता है अगर आप माउंटेन वाले एरिया पे जाओगे तो माउंटेन वाले एरिया पे आपको कम वेजिटेशन देखने को मिलेंगी, बहुत कम वेजिटेशन। अब माउंटेन हाइट पर होते हैं तो हाइट पर जैसे जैसे ऊंचे जाते जाओगे तो वेजिटेशन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, पेड़ पौधे आपको कम मिलेंगे। मगर लो लाइंग एरिया, नीचे वाले एरिया में आ जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, वेजिटेशन। तो ध्यान देना कि वेजिटेशन जो है, वेजिटेशन का कैरेक्टर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, when there is change in height, climate changes and the changes in natural vegetation। अगर हाइट में चेंज होता है, क्लाइमेट में चेंज आता है तो वेजिटेशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी जगह की वेजिटेशन जो है वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर और दूसरा है मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वहाँ पे बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है, मॉइस्चर मतलब पानी से यहाँ पे इनका मतलब है कि अगर किसी जगह पे रेनफॉल, यहाँ पे इसको रेनफॉल भी कह सकते हैं हम फिलहाल के लिए, वैसे मॉइस्चर और रेनफॉल अलग होती हैं, पर फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर या मतलब पानी पर डिपेंड करती है। अगर मॉइस्चर इनफ मात्रा में, अगर रेनफॉल अच्छी हो रही है तो वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा पाई जाती है, कम हो रही है तो कम पाई जाएगी, बहुत कम मॉइस्चर है तो या ड्राई रीजन है तो वहाँ पे बहुत ही कम नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। ये स्लोप पर भी डिपेंड करती है और थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल की थिकनेस। अगर किसी जगह पर सॉइल की थिकनेस ज़्यादा है तो वेजिटेशन अच्छी मिलेगी, सॉइल की थिकनेस कम है तो वहाँ पे वेजिटेशन कम मिलेगी। जैसे माउंटेन वाले एरिया जो होते हैं यहाँ पर सॉइल की थिकनेस बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि स्लोप वाले एरिया में होते हैं तो बरसात होती है तो मिट्टी बहकर नीचे चली जाती है, इरोजन बहुत ज़्यादा होता है लैंड का। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वेजिटेशन पाई जाती है वो आपको यहाँ मिलेगी ट्रॉपिकल वाले रीजन में। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच के एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन या टॉरिड रीजन। यहाँ पर आपको पता है सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एज वेल एज यहाँ पर रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होती है। और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो गहन
डेंस फॉरेस्ट हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। जैसे ब्राज़ील में आपने सुना होगा अमेजोन फॉरेस्ट, तो वो इसी मतलब रीजन में आते हैं। तो ये ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ, या इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो रेनफॉल क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि सन की रेज भी कैसी होने लगती है, स्लैंट होने लगती है। सन की गर्मी भी यहाँ पर कम पहुँचती है। तो सन की सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर रहती है, कम यहाँ पे हो जाती है, और बहुत ही कम पोलर वाले रीजन में। इसलिए आपने देखा होगा पोलर वाले रीजन में हमेशा क्या रहती है, बर्फ रहती है। तो वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे फिर कम हो जाएगी, और यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में, इक्वेटर के आसपास, और फिर कम टेम्परेट में, और बहुत ही कम पोलर रीजन में हो जाएगी। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन या टॉरिड रीजन। यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है। फिर ये आपका आ गया टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में थोड़ी कम पाई जाएगी, और पोलर एरिया में तो बहुत ही कम पाई जाती है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आपको पता है जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप है और थिकनेस है, कहाँ पर कम पाई जाएगी, ज़्यादा पाई जाएगी, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। क्योंकि प्लेस टू प्लेस में ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे आपका मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और लैंडफॉर्म के टाइप्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वेरी करती हैं। तो वेरी मतलब परिवर्तन होता है, इनमें चेंजेज होता है। तो हर जगह पर सेम वेजिटेशन नहीं पाई जाएगी। आप भी अपने आसपास देखना, कई जगह पर गए होंगे, तो हर जगह पर सेम चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। फॉरेस्ट डेजर्ट वाले इलाके में अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाएगी, कोस्टल एरिया में अलग नेचुरल वेजिटेशन पाई जाएगी, या फिर आपका प्लेन एरिया, वहाँ पे अलग वेजिटेशन मिलेगी। तो जगह से जगह, हर जगह पर वेजिटेशन का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें, क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। द चेंजेज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो डिसाइड करती हैं किसको, नेचुरल वेजिटेशन को। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम बड़े लेवल पर 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और थॉर्नी बुशेस। ध्यान देना, नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और थॉर्नी बुशेस। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो फॉरेस्ट, इसमें अभी देखो हम डिटेल्स में इनके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। अभी शॉर्ट में मतलब मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ पर टेम्परेचर इनफ हो एज वेल एज रेनफॉल भी इनफ हो, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर मतलब आपको मिलेगा फॉरेस्ट कवर। जहाँ पर रेनफॉल भी हो, रेनफॉल एज वेल एज क्या हो, सनरेज भी अच्छी तरह से आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो आपको मैंने बताया था कि वर्ल्ड में ट्रॉपिकल जो रीजन है या टॉरिड जो रीजन है, यहाँ पे अच्छी बरसात होती है, एज वेल एज यहाँ पर रेनफॉल, वो सन की रेज भी अच्छी पड़ती है, धूप भी अच्छी निकलती है, टेम्परेचर भी अच्छा रहता है। तो ऐसे रीजन में क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। ठीक है, तो ये इन्हीं फैक्टर्स पर मेनली ये 2 चीज़ टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिसाइड करती हैं किसको, फॉरेस्ट के टाइप को। अब कई प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो हम उनको अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ग्रासलैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है, मॉडरेट मतलब हल्की रेनफॉल होती है, कम रेनफॉल होती है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। श्रब्स कहाँ पर पाई जाती है, ड्राई रीजन, सूखा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या पाई जाती है, श्रब्स पाई जाती हैं, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। तो ऐसे एरिया में थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स आपको देखने को मिलेंगी ड्राई रीजन में। अपने राजस्थान में एक पार्ट है थार डेजर्ट, या भारत का अपना जो डेजर्ट है थार डेजर्ट, यहाँ पर रीजन बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, यहाँ पर रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है एनुअल। तो यहाँ पर आपको जो आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी, थॉर्नी बुशेस, स्क्रब्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, थार डेजर्ट वाले इलाके में। ये हर जगह देखने को नहीं मिल सकती, तो ये कहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर ड्राई रीजन होता है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और इसका लेक्चर नंबर 2। और इसका आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो जितने भी टाइप्स के फॉरेस्ट हैं वो आज हम एक ही बार में कवर कर लेंगे, एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे, सारे फॉरेस्ट में आज कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, कि ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो बिना किसी ह्यूमन एड के क्या कर जाए, नेचुरली ग्रो कर जाए। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे ट्रीज
या फिर ऐसे पेड़ पौधे जो बिना ह्यूमन की मदद के, बिना इंसान की मदद के अपने आप ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और श्रब्स आती हैं। तो आज हम डील करने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम डील करेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट हमारे 6 प्रकार के फॉरेस्ट यहाँ पर दे रखे हैं अपनी बुक में, 6 टाइप्स के फॉरेस्ट दे रखे हैं। पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस। देख रहे हो यहाँ पर क्या है, 2 बार तो ट्रॉपिकल आ रहा है और 2 बार टेम्परेट आ रहा है। पहले एवरग्रीन फिर डेसिडुअस, फिर एवरग्रीन फिर डेसिडुअस, तो ये तो 4 हो गए। फिर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ट्रॉपिकल और टेम्परेट, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं एक बार आपको बेसिक बता दूंगा कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या है और टेम्परेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो टोटल 6 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। एक एक करके इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो एवरग्रीन आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर ये वर्ड आ जाए ना एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब है सदा हरे भरे, सदाबहार, जो हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। देख सकते हो कितनी हरियाली है, एवरग्रीन है। अच्छा, तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या है और टेम्परेट का मतलब क्या है। ध्यान देना, ये वर्ल्ड का आपको ग्लोब का ये आइडिया होगा, ये आपको लैटिट्यूड्स के बारे में पता होगा। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। 23.5 नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब एक चीज़ ध्यान देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ में है। अब नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या है, देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, ये अपनी 0 डिग्री वाली लाइन है, ये ऊपर का जितना भी एरिया इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और नीचे का ये जितना भी एरिया यहाँ से इक्वेटर के नीचे का, इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, तो ध्यान देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल। और 23.5 से 66.5 और 23.5 से 66.5 दोनों तरफ, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में भी और सदर्न हेमीस्फीयर में भी, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलेंगे, टेम्परेट रीजन। समझ गए। तो ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो ये वाला रीजन आएगा, टेम्परेट मतलब ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होगी, इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर जाएं या जैसे जैसे नीचे जाएं, या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या सदर्न पोल की तरफ जाएं, तो टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल है वो इक्वेटर के आसपास या ट्रॉपिकल रीजन में ही होती है। इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रेनफॉल क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाएगी, ज़्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो रेन कम होगी, रेन कम होगी तो प्लांट्स भी कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेटर वाली लाइन, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच में जो ये रेड रेड पोर्शन दे रखा है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन जहाँ पर सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है, हीट बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पे एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है और बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। और इस वाले रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में अब चाहे वो एवरग्रीन हो या डेसिडुअस हो। ऊपर वाला ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो रीजन है ये है टेम्परेट है। टेम्परेट थोड़ा ऊपर जाओगे यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है और यहाँ पर रेनफॉल भी कम होती है, और रेनफॉल कम होती है तो यहाँ पर फॉरेस्ट भी कम पाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा डेंस नहीं पाए जाते। ये हो गया आपका टेम्परेट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कौन सा टेम्परेट है और कौन सा ट्रॉपिकल है, तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं और आई होप पहले भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। तो ध्यान देना 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच का रीजन पूरा की पूरा ये रीजन ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, अपना भारत भी, आधा भारत अपना किस में आता है आपको पता है, भारत में इंडिया में बीचों बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। तो इंडिया के जो नीचे वाला, बीचों बीच के नीचे वाला जो पार्ट है जिसको हम साउथ वाला पार्ट बोलते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाता है। तो वहाँ पर आपको पता है फॉरेस्ट भी अच्छे पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट के आसपास। ओके, सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहली बात तो इनको रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेन फॉरेस्ट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि बरसात बहुत होती है यहाँ पर, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। स्पेशली ये ट्रॉपिकल एरिया में, अब ट्रॉपिकल एरिया में रेनफॉल बहुत ही होती है। These thick forests occur in the regions near the equator and close to tropics। अब ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, एक तो इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक्स के क्लोज। मैंने बताया था ये इक्वेटर हो गई आपकी,
ये हो गई आपकी इक्वेटर और ये हो गई आपकी ट्रॉपिक्स। तो इक्वेटर के आसपास या ट्रॉपिक्स के आसपास ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन से वाले फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब सीधी बात है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है। एवोपरेशन होने के बाद क्लाउड्स बनते हैं और लगभग ऐसा बताते हैं कि लगभग यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पर, और मतलब डेली रेनफॉल होती है। जो मतलब इक्वेटर के आसपास वाले रीजन है वहाँ पर डेली सी मतलब बरसात होती रहती है। तो अब सोचो वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, थ्रू आउट द ईयर पूरी साल रेनफॉल होती रहती है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट तो एवरग्रीन पाए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाएगी। एंड ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनमें जो पेड़ होते हैं उनमें पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स, उनका गिरने का कोई टाइम नहीं होता, कोई सीजन नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी मतलब एक सीजन आता है, ड्राई सीजन में पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ों की। क्यों गिर जाती हैं? ताकि मतलब ड्राई सीजन में पानी की वैसी कमी होती है, तो मतलब पानी का कंजर्व करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब यहाँ पर तो पानी बहुत है, अवेलेबल है, जरूरत से ज़्यादा अवेलेबल है, तो यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स सीजन नहीं होता। देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन, द ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। अब यहाँ पर ऐसा कोई सीजन नहीं है कि ट्री अपनी पत्तियों को गिराएं, इसलिए ये हमेशा जो पेड़ होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? एवरग्रीन। पत्तियाँ गिरती नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो हमेशा पत्तियाँ पेड़ पर रहती है, गिरती हैं कभी कभी, तो मतलब ऐसा फिक्स टाइम नहीं है पर कब गिरती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। अब देखो, थिक कैनोपीज, पेड़ों के ऊपर ऐसे जो पत्तियां होती हैं पूरा कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैनोपीज बोलते हैं। तो अब पेड़ है ये मान लो, और ये पूरी कई सारी पत्तियों से ऐसे करके कवर हो गया, तो इनका कवर इतना डेंस होता है, इतना थिक होता है कि सनलाइट, अब जैसे मान लो यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ हो गया और यहाँ पे सन है, तो सनलाइट मतलब इसको क्रॉस नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा डेंस मतलब ये ट्रीज होते हैं। तो थिक कैनोपीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड trees do not allow sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। मतलब इतने ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं, इतने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं कि दिन में भी सन की रेज इन फॉरेस्ट को पास करके नीचे नहीं जा सकती, ज़मीन पर नहीं जा सकती, इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कौन से वाले? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा डेंस होती हैं और बहुत ही ज़्यादा पास में होते हैं, डेंसिटी इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है पेड़ों की। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, ये रोजवुड हो गया, एबोनी और महोगनी, ये ट्रीज हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है कि बताओ ये रोजवुड, एबोनी, महोगनी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता रखी है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अब आपको पता है एक देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील कहाँ पर आता है? अपना एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, ऊपर इसके कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में इसका एक बहुत ही बड़ा देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बीचों बीच में से आप देखो, बीचों में नहीं, ऊपर से थोड़ी इक्वेटर जा रही है, ठीक है। अब इक्वेटर के पास है ब्राज़ील, तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो पाए, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यहीं से एक रिवर भी गुजरती है जिसको हम बोलते हैं अमेजोन रिवर, और यहाँ के जो फॉरेस्ट है इनको बोलते हैं अमेजोन फॉरेस्ट। तो बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्राज़ील में अमेजोन के फॉरेस्ट हैं, और इन अमेजोन के फॉरेस्ट को बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, इतने ज़्यादा मतलब डेंस हैं। अब लंग्स क्यों कह रहे हैं भाई? लंग्स का काम क्या है आपको पता ही है, O2 CO2 का एक्सचेंज करना, ठीक है। तो ये भी जब जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ज़्यादा होगी। कमेंट करके बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ज़्यादा होगी तो ये हमारी अर्थ के बैलेंस करने में, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो ब्राज़ील के अमेजोन फॉरेस्ट है उनको हम क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, इन्हीं अमेजोन फॉरेस्ट में एक सांप पाया जाता है, भयंकर वाला, देख सकते हो कितना बड़ा सांप है, नाम पता चल गया होगा इसका, एनाकोंडा, ठीक है। तो एनाकोंडा था वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। मतलब इतना भयंकर सांप होता है, इतना कि देखो यार कितना बड़ा सांप है ये। पहली बात तो मतलब निगल जाएगा आदमी को, देखते ही निगल जाएगा। देख रहे हो यहाँ से कितने सारे आदमी इसके आसपास खड़े हैं। तो बड़े बड़े फॉरेस्ट, इनसे छोटे भी होते हैं पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। क्रोकोडाइल को भी ये खा सकते हैं, निगल सकते हैं, बड़े बड़े जानवर को भी निगल सकते हैं। इतने भयंकर सांप पाए जाते हैं कहाँ पर? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ठीक है। अब जहाँ पे थोड़ी सी कम बरसात होती है ट्रॉपिकल की एवरग्रीन की तुलना में, वहाँ पर ही आपको मिलेंगे डेसिडुअस वाले फॉरेस्ट। तो इनको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर दी मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ध्यान देना, एक तो अपने भारत में पाए जाते हैं, पूरे भारत में नहीं है, भारत के कुछ पार्ट्स में, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के नॉर्थ वाले पार्ट में, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका, सॉरी, ये हो गया अपना सेंट्रल अमेरिका, ये हो गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया,
ऐसी मतलब बुक में जो दे रखी है वही चीज़ मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। इनको मानसून फॉरेस्ट ही बोलते हैं। अब आपको पता है मानसून का सिस्टम बताइए, हमारे इंडिया में मानसून सीजन जब आता है, जब बरसात होती है, तो जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है उस वाले रीजन में ये पाए जाते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। अंडमान निकोबार, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। और यहाँ पर सीजन चेंज होता है, आपको पता है ना, या इंडिया में भी आपको हमारे सीजन चेंज होते रहते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट हैं यहाँ पर सीजनल चेंजेज होते हैं, और ये फॉरेस्ट इन सीजनल चेंजेज को क्या करते हैं, या ये वाले जो एरिया सीजनल चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे इंडिया में भी सीजन चेंज होते हैं, अमेरिका में भी सीजन चेंज होते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी सीजन चेंज होते हैं। और इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, इनकी खासियत, अब देखो एवरग्रीन में तो हमने देखा था कोई टाइम नहीं है पत्तियों को गिराने का, मगर ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो लीव्स होती हैं ड्राई सीजन में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब ड्राई सीजन में आपको पता है पानी है नहीं, तो पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, हार्डवुड ट्री जो पाए जाते हैं, वो हैं साल, टीक, नीम, शीशम। तो ये तो आपने सुने होंगे, ये पेड़ पाए जाते हैं कहाँ पर, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। और इनकी जो लकड़ी है, जो हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इनकी लकड़ी से, इनकी जो टिम्बर है उनसे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, फर्नीचर बनाया जाता है, ट्रांसपोर्ट की चीज़ें बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकीज, ये सारी चीज़ें भी, ये सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अब हम देखेंगे टेम्परेट, ध्यान दो, टेम्परेट 23.5 से कहाँ तक, 66.5, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी और नदर्न हेमिस्फीयर में भी जो फॉरेस्ट हैं वो है टेम्परेट। ध्यान देना, टेम्परेट में रेनफॉल कम होती है, बरसात का लेवल क्या हो जाता है, ट्रॉपिकल की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपने देखा होगा, वो टेम्परेट रीजन में ही आते हैं ज़्यादातर। और टेम्परेट रीजन में थोड़ी ठंड रहती है, तो वहाँ के लोगों का स्किन का कलर भी थोड़ा शार्प, मतलब क्लियर रहता है, देखा होगा आपने, गोरे लोग पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल में जो लोग पाए जाते हैं थोड़ा सा मतलब स्किन कलर डार्क हो जाता है ना, ब्लैक पाए जाते हैं। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट में दो हैं, एक तो टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडुअस। फिलहाल हम देखेंगे टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये होते हैं मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं। मिड लैटिट्यूड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हो गया अपना ट्रॉपिकल रीजन। और मिड लैटिट्यूड देखो, अब लैटिट्यूड क्या है, 0 डिग्री तो इक्वेटर होगा, और ये 90 डिग्री। मिड मतलब बीच में, 40, 50, 60 इस वाले एरिया में, ठीक है, 40, 50, 60 इस वाले रीजन में जो मतलब फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और वहाँ पर भी ये कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं। जो कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट के कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड विद टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ईस्ट मार्जिन, अब जैसे मान लो ये कोई कॉन्टिनेंट है, इसका ईस्ट वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट ईस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो उसके इस वाले भाग में या इस वाले भाग में आपको मिलेंगे कौन से वाले फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड विद टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। कुछ ऐसे करके दिखाई देते हैं, थोड़े हल्के होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट यूएसए। अब जैसे ये यूएसए हो गया, ठीक है, यूएसए में साउथ ईस्ट, ये हो गया अपना ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया साउथ ईस्ट। तो मतलब यूएसए के कौन से वाले पार्ट में, साउथ ईस्ट वाले पार्ट में। पहली बात तो ईस्टर्न साइड में ही। साउथ चाइना, ये चाइना हो गया, इसके साउथ वाले पार्ट में। साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ये ब्राज़ील के भी साउथ ईस्ट में, ब्राज़ील यहाँ पे होगा। तो ये साउथ ईस्ट या ईस्ट वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से वाले फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ईस्टर्न मार्जिन्स पे मिलेंगे। ईस्टर्न मार्जिन्स का मतलब है, जैसे मान लो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया तो इसका ये ईस्टर्न वाला भाग हो गया, तो ईस्टर्न मार्जिन्स पर मिलते हैं, कोस्टल रीजन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ये वाले पेड़ पाए जाते हैं। इनकी यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो हार्ड भी होते हैं और एज वेल एज सॉफ्टवुड वाले ट्रीज भी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन जो वर्ड है, फॉरेस्ट है, वो कहाँ से आया है, मेडिटेरेनियन सी, ये आप नाम सुना ही होगा, मेडिटेरेनियन सी। तो ध्यान देना, मेडिटेरेनियन सी जो है, इसके नीचे तो अफ्रीका मिल जाएगा, इधर की साइड में, ईस्ट की साइड में एशिया मिल जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा, यूरोप मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ, ये कंट्री हैं कई सारे, जैसे इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, स्पेन, मोनाको, फ्रांस, इटली
ग्रीस, ये आपके कंट्री हो गए यूरोपियन। यहाँ पे आपकी टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, और तो इनके आसपास जो है मतलब जो सी है इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पे जब सर्दियों में विंटर सीजन में जब साइक्लोन आते हैं तो ये साइक्लोन से हवाएं जो होती हैं इंडिया की तरफ जाती हैं, जिनको वेस्टर्लीज बोलते हैं, और उनकी वजह से विंटर सीजन में हमारे यहाँ बरसात भी होती है, रेनफॉल भी होती है, जिसको मावट बोलते हैं। तो ध्यान देना, कभी जब हम पढ़ेंगे रेनफॉल के बारे में तो जो मावट रेनफॉल होती है वो इसी सी के आसपास साइक्लोन्स आते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। उसी साइक्लोन्स की वजह से इंडिया में विंटर सीजन में रेनफॉल होती है, जिसको हम बोलते हैं मावट। तो मावट का कारण क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो इंडिया के वेस्ट की साइड में यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं, उसी वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है। ठीक है, तो आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में फ्यूचर में ये काम आ जाएगा आपके। ओके, तो मेडिटेरेनियन सी समझ में आया कहाँ पर है? ये अपना प्यारा भारत हो गया, और ये अफ्रीका हो गया, पूरा एशिया, और ये यूरोप। यहाँ पे जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, आप ध्यान दो, अब द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ये वेजिटेशन जरूरी नहीं है इस वाले रीजन में ही पाई जाए, इसके अलावा और भी कहीं पाई जा सकती है। अब जैसे मान लो कॉन्टिनेंट है अपना नॉर्थ अमेरिका, तो इसके वेस्ट ये वाला भाग कौन सा हो गया? वेस्ट, या साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट कौन सा हो जाएगा? अब देखो ध्यान देना, इनका टेंशन मत लो आप कभी भी। ये तो हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, तो इन दोनों के बीच का हो गया साउथ वेस्ट। तो यहाँ तो ये वेस्ट वाले रीजन में मिल सकते हैं या साउथ वेस्ट वाले रीजन में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है वो वेस्टर्न साइड में मिलेगी, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स पर, भाग पर मिलेगी। ठीक है, तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट हैव द मेडिटेरियन वेजिटेशन। मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसका या तो वेस्ट वाला भाग या साउथ वेस्ट वाले भाग पर ही ये वेजिटेशन मिलेगी। तो ये यहाँ पर तो मिलती है मेडिटेरेनियन सी के आसपास। इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इनमें भी ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। मैंने अभी बताया था आपको, कई सारे कंट्रीज हैं इसके आसपास, जैसे इटली, ग्रीस, टर्की, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये सारे कंट्री है, और यहाँ पर बीच में है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज। और ये वेजिटेशन है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, ये कहाँ पर? यूरोप, ऊपर वाला भाग यूरोप, अफ्रीका, ये वाला भाग अफ्रीका, और एशिया, ये वाला भाग हो गया एशिया। तो इनके आसपास पाई जाती है। और भी हम स्पेसिफिक बात करें तो कैलिफोर्निया आपको पता है यूएसए में, कैलिफोर्निया में पाई जाती है। साउथ वेस्ट अफ्रीका के साउथ वेस्ट में भी पाई जाती है, अफ्रीका ये हो गया। और साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका के साउथ वेस्ट वाले भाग में, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट वाले भाग में भी कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। यहाँ पे अब ध्यान देना, जो गर्मियाँ होती हैं, समर सीजन होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है, जबकि विंटर में थोड़ी सी रेनफॉल होती है, यहाँ पर माइल्ड रेनफॉल होती है, हल्की रेनफॉल होती है, ज़्यादा नहीं, हल्की रेनफॉल होती है विंटर सीजन में। और जबकि समर कैसी होती है? हॉट एंड ड्राई। अच्छा, यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ध्यान देना, सिट्रस फूड बहुत पाए जाते हैं, सिट्रस फूड उगाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो किया जाता है, इनका बहुत ज़्यादा मतलब कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, तो दीज फ्रूट्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू डू। ठीक है, व्हाट दे वांट टू, तो मतलब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, नेचुरल वेजिटेशन को हटा दिया और इन फ्रूट्स को बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं? कल्टीवेट कर रहे हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनकी बहुत ही ज़्यादा इनकम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रूट्स उगाए जाते हैं, इसलिए मेडिटेरेनियन वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इनको। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डू यू नो में यहाँ पे बता भी रखा है कि जो मेडिटेरेनियन रीजन है इसको वर्ल्ड का ऑर्चार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रूट्स का क्या किया जाता है? कल्टीवेशन किया जाता है। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर में बन सकता है कि ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड किस रीजन को कहा जाता है? तो आपको बताना है मेडिटेरेनियन रीजन को कहा जाता है। और मेडिटेरेनियन ट्री जो होते हैं वो अपने आप को ड्राई समर सीजन में अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो बार्क होती है, छाल जो होती है, पेड़ की छाल वो कैसी होती है? थिक होती है, और इनकी पत्तियां भी कैसी होती हैं? वैक्स कोटेड पत्तियां होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। ट्रांसपीरेशन आपको बताइए, पेड़ों में से जो वाटर ड्रॉपलेट्स पत्तियों के थ्रू बाहर जो आती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए यहाँ पर जो पत्तियाँ होती है वो थोड़ी थिक होती हैं और वैक्स कोटेड होती हैं, और साथ ही साथ में
जो बार्क होती है वो भी कैसी होती है, थिक होती है। अब लास्ट फॉरेस्ट बचे हमारे कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो कोन नाम आपने सुना ही होगा, कोन कैसी होती है, ऐसे करके कुछ कोन होती है, बर्थडे वाली टोपी जो होती है वो भी ऐसी होती है कोन शेप में। तो यहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं, वो कैसे पाए जाते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कोन शेप में। यहाँ पे ट्री मिलेंगे आपको कोन शेप में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इन हायर लेटीट्यूड्स 50 से 70 डिग्री के बीच में, ठीक है, 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो 50 डिग्री लेटीट्यूड, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो ये वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे कोनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो ट्री है इनको टैगा के नाम से भी जाना जाता है। टैगा इसका मतलब होता है अनटच्ड, रसिया में टैगा का मतलब होता है अनटच्ड, ठीक है। तो टैगा यहाँ पे जो वेजिटेशन है उसको टैगा फॉरेस्ट के नाम से भी बोल देते हैं कई बार। ये जनरली हाई अल्टीट्यूड्स पर पाए जाते हैं। हाई अल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। यहाँ तो मिलेंगे आपको 50 और 70 के बीच में तो मिलेंगे, मगर इंडिया 50 और 70 के बीच में नहीं है। इंडिया में भी ऐसी वेजिटेशन आपको मिल जाएगी हिमालय वाले रीजन पे, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है। हिमालय की जो हाइट है आपको पता ही है 8-9 किलोमीटर के बीच में कई जगह पर। तो अपनी जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट, कितनी ऊंचाई पर है, 8848 मीटर, 8848 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये ऊंचाई वाले रीजन में भी ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे मुंह पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है 165 डिग्री। ध्यान देना, अपने ट्रोपोस्फीयर में 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हिमालय वाले रीजन में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे कौन से फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट है। ये जो ट्री होते हैं टॉल होते हैं, सॉफ्टवुड होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, और इनकी जो लकड़ी होती है ये इसका बनाते हैं पल्प से फिर बनाया जाता है पेपर, जिसको न्यूज़पेपर और इन सारी चीज़ों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, उनको क्या करते हैं, पल्प बनाते हैं, और पेपर मेकिंग में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें बनाई जाती हैं यहाँ पे, जो लकड़ी पाई जाती है पेड़ों की, उससे मैच बॉक्स बनाए जाते हैं, पैकेजिंग बॉक्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं मेनली चीर, पाइन और केदार, ये वाले पेड़ जो पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर कई सारे कॉमन एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो ये मेन ट्रीज है, देखो ट्रीज की शेप देखो कौन शेप में है या नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, तो बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ इधर से इधर चली आएगी और इधर से इधर चली आएगी। तो बर्फ़ ज़्यादा गिरने की वजह से, स्नोफॉल होने की वजह से इनका शेप कैसा होता है, कोनीफेरस। और यहाँ पे घर भी होते हैं ना ऐसे वाले रीजन में, तो घर भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे करके आपको घर देखने को मिलेंगे, ताकि बर्फ़ इधर से इधर फिसल जाए, इधर से इधर फिसल जाए। तो हर प्रकार की जो वेजिटेशन है वो आसपास के एरिया को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो मेन ट्री स्प्रूस फिर और पाइन, ये सारी चीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो मैंने बताया था टैगा का मतलब क्या होता है, प्योर या अनटच, रशियन लैंग्वेज में इसको प्योर या अनटच बोलते हैं। तो ये टैगा वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती है, बहुत ही कोल्ड वाले एरिया में पाई जाती है, आर्कटिक रीजन में ये वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे सारे के सारे फॉरेस्ट। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एज वेल एज स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। सो फॉरेस्ट हमारे फिनिश हुए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, और इसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासलैंड्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं घास के मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के घास के मैदानों के बारे में देखेंगे। एक तो हम देखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स और दूसरे देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो हमेशा ध्यान रखना है ग्रासलैंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल और दूसरे होते हैं टेम्परेट। अब पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यार ये ट्रॉपिकल क्या है और टेम्परेट क्या है। अगर ये वर्ड आपको नहीं पता तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मतलब फंसने वाले हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार आपको बता देता हूँ। ये वाला आपको डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी मैंने कई बार इसको बताया होगा, ठीक है। तो ये अपनी मान लो पृथ्वी है, मान लो क्या पृथ्वी है, यहाँ से बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन ऐसे जा रही है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। किस नाम से बोलते हैं, ट्रॉपिकल, या इसको हम टॉरिड जोन के नाम से बोलते हैं। यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो हीट पाई जाती है, अगर कोई पूछ ले तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर हीट पाई जाती है ट्रॉपिकल जोन में, सबसे गर्म क्षेत्र होता है।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है इसलिए यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, और चूँकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो यहाँ पे अच्छे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो मैंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में भी बताया था, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिकल एरिया में कुछ भी चीज़ हो हम उसके वर्ड आगे क्या लगा देंगे, ट्रॉपिकल लगा देंगे। अगर कोई कंट्री है तो ट्रॉपिकल कंट्री, फॉरेस्ट है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और यहाँ पे अगर कोई ग्रासलैंड्स है तो उसके आगे क्या लगा देंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब बात करते हैं टेम्परेट जोन क्या है। तो ट्रॉपिकल तो 23 हाफ नॉर्थ से लेकर 23 हाफ साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं टॉरेड या ट्रॉपिकल जोन। अच्छा, आपको कमेंट करके ये बताना है कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। आपको मैं बता दूं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाली जो लाइन है ये भारत के कई सारे स्टेट से पास होती है, मतलब भारत के मिडिल से पास हो रही है। भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है अपने प्यारे भारत को। तो आपको बताना है किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो कमेंट करके आपको ये बताना है। ये चीज़ें आप अगर ऐसे करते रहोगे तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन क्या है, 66 डिग्री नॉर्थ, और नीचे क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ। मतलब दोबारा सुन लो, 23.5 नॉर्थ से लेकर 66.5 नॉर्थ के बीच का जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। एक तो नॉर्थ में भी है, सेम नीचे ये अलग ही पोर्शन जो कलर दिखा रखा है ये वाला, इस जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट। ध्यान देना दोबारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएं या इक्वेटर से नीचे जाएं तो वैसे वैसे ऊपर और नीचे जाने पर टेम्परेचर कम होने लगता है। तो टेम्परेट जोन में टेम्परेचर कम होता है। फ्रिजिड जोन तो ऐसा है, यहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती है, ठीक है। तो अगर मान लो इस जोन में कोई ग्रासलैंड्स है तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। नीचे भी अगर यहाँ पे कोई है तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी में 3 प्रकार के हीट जोन है मेनली। एक तो है आपका टॉरेड जोन या इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, दूसरा है टेम्परेट और तीसरा है फ्रिजिड, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। तो नाम से पता चल जाएगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कहीं भी पाया जाए, ठीक है, ओके। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करेंगे, ठीक है। ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदान, घास की बात कर रहे हैं। तो ये वाले जो फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, इक्वेटर की आइदर साइड। आइदर मतलब या तो ऊपर या इक्वेटर के नीचे। तो इक्वेटर मैंने लाइन दिखाई थी, ये वाली लाइन हो गई आपकी इक्वेटर, इक्वेटर के चाहे या ऊपर या इक्वेटर के नीचे, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो दीज अकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंडेड टिल द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब 2 की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इन दोनों के बीच में हो और इक्वेटर के आइदर साइड मतलब कोई सी भी साइड हो, या नॉर्थ में या साउथ में, यहाँ पर तो ये पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, दिस वेजिटेशन ग्रो इन एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर मध्यम, मॉडरेट मतलब मीडियम से लो अमाउंट रेनफॉल हो, कम रेनफॉल हो, मॉडरेट रेनफॉल हो। अब देखो ज़्यादा रेनफॉल होगी तो सिंपल सी बात है वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। मगर अगर मॉडरेट रेनफॉल है या कम रेनफॉल है तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ग्रास पाई जाती है, घास जो पाई जाती है, ग्रो वेरी टॉल मतलब बहुत ऊंची ग्रो करती है, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई होती है। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो घास पाई जाती है उसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है, ठीक है। तो ये इक्वेटर के आसपास यहाँ तक या नीचे, ऊपर या नीचे दोनों साइड पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका अगर लें तो ये है सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं वो हैं सवाना है उनका नाम, ठीक है। अगर कोई पूछ ले सवाना ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं तो आपको बताना अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं जैसे एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफी, डियर, लियोपर्ड्स, ये वाले जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से ग्रासलैंड्स में, ट्रॉपिकल, ठीक है। स्पेशली सवाना जो कहाँ पर है, अफ्रीका में। अफ्रीका आपको पता है कॉन्टिनेंट है, ये पूरा की पूरा अफ्रीका है। आपको अफ्रीका के 10 कंट्रीज़ के नाम कमेंट करके बताने ताकि आपको पता चल जाएगी ये 10 कंट्री कहाँ पर है, ठीक है। तो इससे आपकी और नॉलेज बूस्ट होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो टेम्परेट समझ जाओ कहाँ से कहाँ तक, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट। तो ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब नीचे वाले हेमिस्फीयर में भी और ऊपर वाले हेमिस्फीयर में भी है,
टेम्परेट ग्रासलैंड्स ध्यान देना, ये पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। मतलब कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप जो होते हैं उनके अंदर वाले भागों में पाए जाते हैं, किनारों पे नहीं, अंदर वाले भागों में। और मिड लैटिट्यूडनल जोन्स, मिड लैटिट्यूड का मतलब क्या है, देखो ये अपनी इक्वेटर हो गई, ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, तो बीच में जहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड। तो इस वाले जोन में क्या पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूड जोन्स में। और कॉन्टिनेंट्स के कौन से भाग में, इंटीरियर पार्ट में। इंटीरियर मतलब जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लो आपका सपोज ये आपका यूएसए और कनाडा है, या फिर ये अपना नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, तो इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा हो गया, ये इंटीरियर पार्ट हो गया अंदर वाला। बाहर वाला एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होगा, ये इसके बॉर्डर एक्सटीरियर पार्ट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट्स में पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे जो घास होती है वो शॉर्ट होती है और न्यूट्रिशियस होती है। शॉर्ट क्यों होती है, क्योंकि बरसात बहुत ही कम होती है। देखो टेम्परेट रीजन में तो रेनफॉल बहुत ही कम होगी, जबकि ट्रॉपिकल में रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा होती है। अब रेनफॉल कम होगी तो सीधी बात है प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, चाहे बड़े प्लांट हो या घास हो, कोई भी हो। तो मगर यहाँ की जो घास है वो कैसी है, न्यूट्रिशियस, मतलब अगर गाय भैंस उसको अगर खाती हैं तो मतलब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, यूँ समझ लो, ठीक है। आपको पता ही है जानवर घास ही खाते हैं या चारा खाते हैं। तो वाइल्ड बफेलोज, विसन्स, एंटीलोप्स, ये कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये वाइल्ड बफेलो हो गई, ये विसन हो गया, और ये क्या हो गया, एंटीलोप्स, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज़ और बुक में दे रखी है, डू यू नो, बता रखा है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से ये जो घास के मैदान है, चाहे ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो, अलग अलग रीजन में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे अगर ईस्ट अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका का ईस्ट वाला भाग, ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोला जाता है, मैंने बताया था। ब्राज़ील में अगर बात करें, इस जगह पर ब्राज़ील में जो घास के मैदान है उनको कैंपोस कहा जाता है। वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है, वेनेजुएला, ये वेनेजुएला है। अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, ये हो गया आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं किसको, घास के मैदान को। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर प्रेरी बोला जाता है। साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड बोला जाता है, वेल्ड। सेंट्रल एशिया में इनको स्टेप बोलते हैं, स्टेपे। और ऑस्ट्रेलिया में इनको डॉन के नाम से जाना जाता है, किसको, घास के मैदान को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किस किस कंट्री में किस किस नाम से घास के मैदान को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारे कंट्रीज भी रखें। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे और उनके पीडीएफ्स मिलेंगे, और साथ के साथ में जितने भी वीडियोज हैं मेरे, उनकी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी, और चैप्टर नंबर 6 चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इसमें हम डिस्कस करेंगे थॉर्नी बुशेस के बारे में, ठीक है। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे प्लांट जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, वेरी लेस रेनफॉल वाले एरिया जो होते हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर मतलब पोलर एरिया, जो यहाँ पर इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं थॉर्नी बुशेस के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जनरली पाए जाते हैं ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स में। मतलब जैसे अपना थार डेजर्ट है, इंडिया का जो डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट अगर आप देखो तो वो बिल्कुल सूखा है, सूखा इलाका है। ड्राई है, ड्राई मतलब वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, और रेनफॉल वहाँ पे बहुत कम होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी जगह पर रेनफॉल कम होगी, बरसात कम होगी, पानी नहीं बरसेगा, तो वहाँ पर प्लांट भी ग्रो नहीं करेंगे, वेजिटेशन भी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। साथ के साथ में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ट्रॉपिकल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। जैसे ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच में जो चीज़ आ रही है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। अब ये कह रहे हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो सिंपल सी बात है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो डेजर्ट आएंगे उनको हमको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है जनरली कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स पर लोकेटेड होते हैं। अब मान लो ये कॉन्टिनेंट है कोई, ठीक है, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका है। अब इसका वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट इसका वेस्टर्न पार्ट हो गया। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर देखें तो ईस्ट वाला पार्ट, ये वेस्ट वाला पार्ट। ऐसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इसका वेस्ट वाला पार्ट, ये ईस्ट वाला पार्ट। कहीं भी देख लो इंडिया के आसपास भी यहाँ पर वेस्ट। तो जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी मतलब डेजर्ट पाए जाते हैं
वो जनरली क्या है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर पाए जाते हैं। जैसे साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट है एटाकामा, यहाँ पर बात करें अफ्रीका में नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इंडिया में भी देखो तो आप थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है, और गोबी डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, तुर्किस्तान डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिका में भी डेजर्ट है। तो ये ज़्यादातर जो डेजर्ट हैं जो कि कैसे हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स पर लोकेटेड होते हैं। वेस्टर्न मार्जिन मतलब वेस्टर्न वाले हिस्से पर लोकेटेड होते हैं। अच्छा, जहाँ पर ये थॉर्नी प्रोसेस पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं इन वाले रीजन्स में वेजिटेशन कवर बहुत ही स्केर्स होता है। स्केर्स मतलब कम। यहाँ पर ये जो रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न मार्जिन्स हैं कॉन्टिनेंट के, यहाँ पर भी, और जहाँ पर इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, थॉर्नी प्रोसेस वाली वेजिटेशन पाई जाती है, वहाँ पर वेजिटेशन कवर कैसा होता है, स्केर्स, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही कम। स्केर्सिटी का मतलब भी क्या होता है, कम होते हैं। हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। स्कैंटी रेन और स्कॉचिंग हीट का मतलब है यहाँ पर वेजिटेशन कवर कम होने का कारण क्या है, कम होने का कारण ये है कि एक तो यहाँ पर स्कैंटी रेन, मतलब स्कैंटी का मतलब है कम रेनफॉल होती है, रेनफॉल कम होती है। दूसरा स्कॉचिंग हीट, मतलब भयानक गर्मी पड़ती है। आप देख लो थार डेजर्ट में, अगर आप कभी मतलब पिक्स देखना या फिर टेम्परेचर देखना, आप वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। इंडिया की अगर बात करें, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भयानक गर्मी पड़ती है, झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है। और आपने देखा होगा इंडिया में गर्मियों में तो एक हवाएं भी चलती हैं, लोकल विंड्स भी चलती है, जिनको बोलते हैं लू, ठीक है। तो गर्म ऐसे समझो थप्पड़ पड़ रहे हैं गालों पर अगर बाहर निकलोगे रोड पर। तो स्कॉचिंग हीट और स्कैंटी रेनफॉल ये रीजन है जिसकी वजह से वेजिटेशन कवर क्या होता है, यहाँ पे लो होता है। पेड़ पौधे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से दृश्य दिखाई देगा, जमीन ऐसी सूखी सूखी सी दिखाई देती है, छोटे छोटे प्लांट ऐसी प्लांट टाइप के पाए जाते हैं जिनको थॉर्नी प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप पोलर रीजन में जाओ, पोलर रीजन मतलब अब आपको पता है पोलर रीजन किसे कहते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में ये जो क्षेत्र है, इसको हम फ्रिजिड जोन और पोलर एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सन की रेज बहुत कम पहुँचती हैं। बहुत कम पहुँचने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। इसलिए लगभग थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ऊपर के पोल को नॉर्थ पोल, नीचे के पोल को बोलते हैं साउथ पोल। यहाँ पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। तो आपको अगर आप पोलर रीजन में जाओगे तो वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड, माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। अब सोचो ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव करना क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ऐसी कंडीशन में ना तो ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं, ना ही ज़्यादा एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड। अब सिंपल सी बात है, ऐसी एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में नेचुरल वेजिटेशन का ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर जो पाए जाते हैं मोसेस एंड लिचेंस या लाइकेंस, मोसेस एंड लाइकेंस यहाँ पे पाए जाते हैं। इन वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड। ये तो ये वाले प्लांट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं मोसेस और लाइकेंस ये पाए जाते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में श्रब्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी। इट इज ग्रोइंग इट्स ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप वेजिटेशन। ध्यान दो, पोलर एरिया में जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप वेजिटेशन, जो कि कब ग्रो करती है, यहाँ पर समर सीजन होता है वो, जो कि बहुत ही शॉर्ट होता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। तो उस शॉर्ट समर सीजन में यहाँ पर कुछ वेजिटेशन ग्रो करती है, और जो वेजिटेशन पोलर एरिया में ग्रो करती है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, पोलर एरिया में जो समर होती हैं, शॉर्ट समर होती हैं, वहाँ पर जो वेजिटेशन ग्रो करेगी, पेड़ पौधे जो ग्रो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा टाइप वेजिटेशन, ठीक है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। और ये जो टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है, और ये यूरोप हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ये ऊपर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही कम। ये आपका मोसेस एंड लाइकेंस ये वाला हो गया, ठीक है। और द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जो त्वचा होती है बहुत मोटी होती है, त्वचा मोटी होती है, थिक होती है, वो शरीर पर बहुत बाल पाए जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये जो जानवर है इनको आप कोई कपड़े तो दोगे नहीं कि लो भाई कपड़े पहन लो और मतलब ठंड से बच जाओगे। तो यहाँ पर प्रकृति ने क्या किया, यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी स्किन जो है बहुत ही मोटी बनाई है, और साथ के
साथ में उनकी स्किन पर घने बाल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पर जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है उससे ये एनिमल्स अपने आप को क्या कर पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये देखो कितने घने बाल होते हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर पर घने बाल होते हैं, साथ के साथ में इसकी स्किन जो होती है, इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सील, ये सील है, वालरसेस, ये वालरस है, मस्क ऑक्सन, ये मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक आउल, ये आर्कटिक आउल है, पोलर बियर, ये पोलर बियर है, स्नोफॉक्स, ये स्नोफॉक्स है। तो ये जानवर है जो देखने को मिलेंगे आपको कहाँ पर पाए जाते हैं, पोलर एरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और सारे अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।